ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 क्लास 12th का टॉपिक है। 11th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी आजकल एनसीईआरटी के जो सिलेबस हैं उसमें क्लास 6 या 7 से स्टार्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी की जानकारी क्लास 12 तक आते आते आपको ज़रूर हो जाती है। बट एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का यूज़ और प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस जो हैं वो हम लोगों को इसी क्लास 12th में पढ़ने हैं। हम लोग यहाँ पे जेई मेंस से जेई एडवांस तक, साथ ही साथ एनसीईआरटी के बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर करते हुए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 12th+2 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो पहले आप पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखे हैं तो भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक से बहुत लेना देना नहीं है। बस एक टॉपिक जो क्लास 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे आप, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे क्लास 11th का, या इसका भी वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े किसी दूसरे टॉपिक की, उसको वहीं थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर दें। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं इससे, और 1 से 2 क्वेश्चन इससे, मतलब इन जनरल 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिलेंगे, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से और एक प्रोबेबिलिटी से। कभी कभी प्रोबेबिलिटी से 2-2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जेई एडवांस में जहाँ तक बात है, तो जेई एडवांस में कई बार पैसेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 3-3 क्वेश्चन के ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कई बार एक आध क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछ दिए जाते हैं, या सिंगल ऑप्शन में पूछ करके इंटीजर में पूछ देता है, तो 2-3 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं दोनों पेपर मिला करके। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। प्रोबेबिलिटी से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने और समझने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इनिशियल से हमने बोला था इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम जेई एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक क्वालिटी आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी में जो आपका बोर्ड का सिलेबस है और जो जेई मेन का सिलेबस है वो एडवांस से ज़्यादा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जो आपका सिलेबस जेई मेन का है वो आपके जेई एडवांस से ज़्यादा है। क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी बिलो ज़रूर हो सकती है, बट आपको जो सिलेबस का अमाउंट है वो जेई मेन में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिक्स वगैरह के भी जो पोर्शंस हैं, जैसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, वो सब चीज़ें भी जेई मेंस में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। बट इन जनरल एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जनरली 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो समझ रहे हो, डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं सभी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। हर चीज़ एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो भी हम करते हैं, ठीक है। घर से लेकर के बाहर तक जितने भी काम हमारे द्वारा किए जाते हैं वो सारे काम कुछ न कुछ एक एक्सपेरिमेंट टाइप से ही ट्रीट होते हैं, ठीक है। दुकान पे गए सब्जी लाने, वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। घर में चाय बना रहे हैं, वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। चावल दाल रोटी सब्जी बना रहे हैं, वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। तो सिक्का उछाल दिया, वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में या बायो लैब में खड़े होकर के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, केवल वही एक प्रयोग नहीं है, उसके अलावा डेली लाइफ में जो भी काम होता है, जो भी फंक्शंस जुड़े हुए हैं डेली लाइफ से, वो सब एक तरीके के एक्सपेरिमेंट ही हैं। अब उसमें हम टाइप की जो बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या चीज़? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स हमें पहले से पता होते हैं,
ठीक है। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स हमें पता तो होते हैं बट फिक्स नहीं होते। ठीक है। जैसे क्या कहने का मतलब है, मान लो कि दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी मिला करके अगर गैस चूल्हे पे चढ़ा दो तो डेफिनेटली चाय ही बनेगी, अच्छी बनेगी या ख़राब बनेगी बट चाय बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि चाय भी बन सकती है या कॉफ़ी भी बन सकता है, देखते हैं क्या बन जाए, वो अलग चीज़ है। चावल में पानी डाल के और गैस पे चढ़ा दो, चावल तैयार हो जाएगा। दाल में पानी, नमक, हल्दी डाल करके चढ़ा दो, आपका दाल तैयार हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फिक्स हैं, इनका रिजल्ट पहले से पता है कि यही आने वाला है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट किनको कहते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका रिजल्ट फिक्स हो बट यूनिक ना हो। फिक्स हो बट यूनिक ना हो कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो कॉइन टॉस किया तो ये तो फिक्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड या टेल में से ही कुछ आएगा, बट यूनिकनेस नहीं है यहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हेड आएगा, या ये भी नहीं कह सकते डेफिनेटली कि टेल आएगा। या अगर आप एक पासा या डाई, जिसको लूडो का पासा जो होता है या डाइस, उसको अगर आप खेलते हो, फेंकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 इन छः में से कुछ भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा एग्जैक्टली फिक्स क्या होगा वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट यूनिक हो और साथ ही साथ फिक्स भी हो, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट यूनिक ना हो, ठीक है, फिक्स तो हो, पता हो कि क्या क्या आने वाला है। फिक्स का मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं फिक्स माने 1, नहीं, फिक्स मतलब आपको पता है चांस क्या क्या उसमें आने की संभावना है, उस पर बात कर रहे हैं। यूनिकनेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप कॉइन टॉस करोगे तो भाई संभावनाएं रहेंगी, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? ऑल द experiment which has one and only one fixed outcome। आउटकम का मतलब हुआ जो आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, वो केवल एक होगा और फिक्स होगा। द रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? द एक्सपेरिमेंट which have more than one outcomes। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको करने के बाद एक से ज़्यादा आउटकम आने की संभावना हो, उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो रैंडम में ही बनती हैं, डायरेक्ट में पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती। ठीक है। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे कि क्या आने की संभावना है, क्या पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ फिक्स में तो 100% है कि आप जो कर रहे हो उसका जो भी रिजल्ट आउटपुट मिलने वाला होगा वही मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर फिक्सेशन नहीं है। जैसे टॉस ऑफ कॉइन या थ्रोन ऑफ डाई या सिलेक्शन ऑफ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है। इस तरीके के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हम इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जिस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे। हमको यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ना है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की ही प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको थोड़ी देर बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए जो टूल्स हैं
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगला टॉपिक है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में जो पॉइंट आता है वो है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है? द कलेक्शन ऑफ all possible outcomes of a random experiment। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। और यहाँ जो ये कलेक्शन है ये कलेक्शन सेट जैसा होता है। क्लास 11th में आपने स्टार्टिंग में सेट नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो जो कलेक्शन होता है, कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शंस। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करेगा। और इस कलेक्शन को लिखा कैसे जाता है? इस कलेक्शन को लिखा जाता है सेट के ही तरह से, किसमें? करली ब्रैकेट में, रिटन इन करली ब्रैकेट, ठीक है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो हम तुमसे बोलें कि एक एक्सपेरिमेंट है, क्या? कॉइन को टॉस करना, टॉस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करना, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? अरे तो एक सिक्का होता है तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो तरफ होता है एक सिक्का। एक साइड आपका क्या होगा? इसमें एक साइड हेड होता है और एक दूसरे साइड क्या होता है? टेल होता है। जैसे एक सिक्का अगर देखा जाए तो ये सिक्का अगर है तो इस सिक्के में देखो एक साइड ये आपका टेल वाला पोर्शन हो गया और दूसरे साइड ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो जब इस कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉइन टॉस किया गया तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए? दो। कौन कौन से? हेड या टेल। तो जब हम टॉस ऑफ अ कॉइन करते हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस मिलता है वो क्या मिलता है? अभी हमने बताया सैंपल स्पेस करली ब्रैकेट में लिखेंगे, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे उन पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा उसी कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस। यहीं पे मान लो अगर कह दिया जाए, अगला एग्जाम्पल, टॉस टू कॉइन्स या टॉस वन कॉइन ट्वाइस, ठीक है। ये दोनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक ही एक्सपेरिमेंट को दो बार करो या उसी एक्सपेरिमेंट को दो बार करो। एक ही एक्सपेरिमेंट को दो बार करो या दो, मतलब क्या कहने का है कि एक कॉइन को टॉस करो या कितनी बार? दो बार, या दो कॉइन को एक साथ टॉस कर दो। दोनों एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉइन टॉस किया और दो कॉइन टॉस किया, एक कॉइन में हेड और टेल आएगा। दो कॉइन अगर टॉस करेंगे तब सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? मान लो अब हमने दो कॉइन टॉस किया। एक आपका एक कॉइन ये हो गया और एक कॉइन ये हो गया, ठीक। मान लो ये पहला कॉइन, ये दूसरा कॉइन है। दो कॉइन हमने यहाँ पर रखा। तो अगर दो कॉइन हम टॉस करते हैं तो क्या होता है? दो कॉइन टॉस करेंगे तो दोनों को फेंकने पर या तो दोनों पे हेड आएगा, हेड हेड, या
हो सकता है कि पहले वाले पे हेड ही रहे और दूसरे वाले पे टेल आ जाए, तो हेड और टेल हो सकता है। या हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पर टेल आ जाए और दूसरे वाले कॉइन पर हेड आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि ये टेल और हेड हो। या हो सकता है कि दोनों कॉइन पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो टेल और टेल हो। ठीक, तो ये सैंपल स्पेस किसका हो गया, दो कॉइन को टॉस करने के, या एक ही कॉइन को दो बार टॉस किया। पहली बार टॉस किया तो हो सकता है हेड आए और दूसरी बार टेल आए, या हो सकता है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए, या हो सकता है दोनों बार हेड आए या दोनों बार टेल आए। पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डाइस की बात करें हम लोग, ठीक है, डाइस की बात करें, थ्रो ऑफ अ डाइस, तो डाइस कैसा होता है, क्यूबिकल शेप का, सबको पता है, पासा, ठीक है, जो लूडो की गोटी होती है, लूडो का जो सॉरी जो पासा होता है जिसको फेंका जाता है डिब्बे में हिलाकर, उसमें टोटल 6 फेस होते हैं। एक साइड 1 लिखा होता है, उसके नीचे 6 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, 5 लिखा होता है। एक साइड में तुम्हारा इस सामने वाले साइड में मान लो अगर 3 लिखा हुआ है तो उसके पीछे वाले में 4 लिखा रहता है। तो इस तरीके का पासा होता है, उसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम थ्रो करते हैं डाइस को, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है आने की, तो ऐसे समय में या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं डाइस को थ्रो करने की। डाइस सभी लोग देख रखे होंगे और अभी सिक्के से हमने समझा भी दिया। डाइस है मगर दो नहीं है, एक है। एक से आप जो है दूसरे को भी समझ सकते हो। मान लो कि अगर दो डाइस को थ्रो किया गया तब क्या हो सकता है। अगर मान लो एक्सपेरिमेंट हो जाए क्या कि थ्रो 2 डाइस, तो दो डाइस को अगर थ्रो करोगे तो क्या होगा। दो डाइस को अगर थ्रो किया जाएगा तो वहाँ पर सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, जरा बोलो। दोनों पे 1 आ सकता है, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ सकता है। ऐसे पहले पे 1 और दूसरे पे 6 आ सकता है, या पहले पे 2 दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 2 दूसरे पर भी 2 आ सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ सकता है, या 2 और 6 आ सकता है। इसी तरीके से 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इन द केस ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइस, या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल संख्या इसकी जो आएगी वो कितनी होगी, 36। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 36। यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट थे, 4। यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 2। यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 6। तो अब हम यहाँ पर तुमको बता दें कि जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या आउटकम्स प्रेजेंट इन एस डिनोटेड बाई एन एस। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन एलिमेंट्स की संख्या को डिनोट किया जाता है एन एस से। ठीक है, इसको हम लोग अगर सेट की लैंग्वेज में बोलें तो ये भी बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ एस। एस का कार्डिनल नंबर, एस के अंदर जो एलिमेंट है उसका एक नाम और भी दिया जा सकता है, क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ एस। ठीक, तो इसको एन एस से डिनोट किया जाता है। तो अब जरा ऊपर से देखते जाओ, यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछे कि एन एस कितना है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में टॉस ऑफ अ कॉइन, तो 2 है। टॉस ऑफ 2 कॉइन में एन एक्स कितना है, तो 4 है। यहाँ पर एन एस कितना है, डाइस के थ्रो में, एक डाई के थ्रो में 6 है। यहाँ पर 2 डाई को थ्रो किया तो यहाँ पर एन एस कितना होगा, यहाँ पे एन एक्स 36 है। ठीक,
तो ये जो नंबर यहाँ पर है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एलिमेंट क्या क्या उसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं ये है। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो टोटल संख्या कितनी है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके बिना हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी को फाइंड नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जरा देखो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम कैसे निकाला जाता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, तो उसके सैंपल स्पेस को निकालना बहुत ही आसान है। आप एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चांस हो जाए, जैसे मान लो बोल दिया गया टॉस ऑफ 2 कॉइन, आपने अभी देखा एक कॉइन के टॉस करने पर 2 आउटकम आ रहे थे, 2 कॉइन को टॉस करने पे 4 आ रहे थे, एक डाई को थ्रो करने पे 6 आउटकम आ रहा था, 2 डाई को थ्रो करने पे 36 आ रहा था। तो एक का आपको जानकारी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके बारे में आप डिटेल में जानते रहेंगे तो भी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे या कर पाएंगे। बट एक अगर जान रहे हैं और एक से ज़्यादा की संख्या फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है कार्डिनल नंबर ऑफ एस या नंबर ऑफ आउटकम्स इन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट मतलब आउटकम, एलिमेंट मतलब आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम इन वन एक्सपेरिमेंट टू द पावर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट को करने पर कितना आउटकम आया और उसके पावर में उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार किया जा रहा है वो हम लिख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एन एस फाइंड हो जाएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में। जैसे टॉस था 2 कॉइन का, तो 2 कॉइन के टॉस में एन एस क्या होगा, एक कॉइन के टॉस करने पर हेड या टेल आता है तो 2 आउटकम हो गए। और कितनी बार हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, क्योंकि 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस किया मतलब एक्सपेरिमेंट 2 बार हो रहा है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो गए, 2 हो गए, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था एच 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 टी टी एच और टी टी, इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब जैसे कह दिया जाए थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के थ्रो करने पर कितना एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस के अंदर, आउटकम कितना होगा टोटल। तो अभी हमने आपको बताया कि कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 2 बार। 2 बार आप थ्रो कर रहे हैं डाई को, या एक ही डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को 1 बार थ्रो करो, दोनों का मतलब एक ही है, हमने शुरू में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आउटकम 6 आ सकता है, और एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिवाइज कर रहे थे तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 36। इसीलिए अगर इसी तरह अगर बोला जाए थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स, या सॉरी थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस को थ्रो किया जाए तो एन एस कितना होगा, एक बार डाई थ्रो करने पे 6 आता है, एक्सपेरिमेंट को 3 बार कर दिया तो कितना हो जाएगा, 216, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और आउटकम सैंपल स्पेस है क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसी की संख्या हम लोग
क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन एस से डिनोट करते हैं। और उस पूरे सेट को जिसके अंदर आउटकम्स को रखा जाता है उस सेट को क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस का सेट कहा जाता है। और डिनोट उसको एस से करते हैं और आउटकम्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख करके रखा जाता है। ठीक, कुछ और भी देख लो आउटकम एक्सपेरिमेंट के। जैसे मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहे हैं और हमने तुमसे कहा कि आप एक काम करो कि आप टॉस करो, टॉस अ क्वाइन, एक क्वाइन टॉस करो। इफ टेल इज आउटकम, अगर आपका आउटकम टेल है देन थ्रो अ डाइस, एक डाई थ्रो कर दो। ठीक है, अगर आपका आउटकम टेल है तो एक डाई थ्रो कर दो। अब क्या करना है इसमें, राइट इट्स सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस लिखो जरा। तो क्या होगा इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखने की आदत डालो ढंग से, और सैंपल स्पेस की संख्या निकालने की भी आदत डालो। इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा, हेड आएगा तो कुछ नहीं करना है, हेड छोड़ देना है, या टेल आएगा, टेल आएगा तो टेल के साथ आपको एक डाई भी फेंक देनी है। तो टेल के साथ डाई फेंक देंगे तो टेल के साथ T1 आ सकता है, यानी डाई पे 1 आ सकता है, टेल के साथ डाई पे 2 आ सकता है, टेल के साथ डाई पे 3 आ सकता है, टेल के साथ डाई पे 4 आ सकता है, टेल के साथ डाई पे 5 आ सकता है, टेल के साथ डाई पे 6 आ सकता है। तो ये टोटल यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इस पर्टिकुलर केस में टोटल सैंपल स्पेस होगा, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। यहाँ पर अगर आउटकम के संख्या की बात करें कितने आउटकम आए, तो टोटल कितने आउटकम आए, 7 आउटकम्स आए। तो इसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। सैंपल स्पेस मतलब एक्सपेरिमेंट करने पर टोटल संभावनाएं जो जो आने की हैं उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब अगला पॉइंट है इवेंट। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों की जानकारी, नाम की जानकारी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में ये सब नाम यूज़ होंगे, टूल्स की तरह इनको हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय ई, किससे डिनोट करते हैं, ई से। या आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कंडीशनल सैंपल स्पेस। इवेंट का एक नाम और दे सकते हैं क्या, कंडीशनल सैंपल स्पेस। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान अगर एक कंडीशन लग जाए और उस कंडीशन के अंदर उसके आउटकम्स निकाले जाएं तो उस आउटकम्स को हम लोग किससे लिखते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और उसको उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट कहा जाता है। ठीक है पहले तो हम यहाँ थोड़ी सी सबसेट की बात करेंगे। हालांकि सबसेट हम लोग सेट में पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, फिर भी हम लोग सबसेट पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसेट कहते किसको हैं, सबसेट बोलते हैं कि ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो। जैसे ई अगर सबसेट है तो ई का सारा एलिमेंट एस के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सबसेट के बारे में हम बता देते हैं आपको। इस चैप्टर को पूरा एकदम जीरो से लेकर के और हायर लेवल तक बताया जाएगा। तो सबसेट बोलते किसको हैं वो देख लो, इफ़ ऑल द elements of a set A present in set B, then A is called subset of B। अगर किसी सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है
और एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4 है, तो इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ ए क्या है, सबसेट किसका, बी का। डिनोट किससे करते हैं, ये साइन होता है सबसेट का। यहाँ पे बराबर का भी साइन लगाया जाता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर ए होता 1 2 3 और बी होता वो भी 1 2 3 ही होता, तो इस सिचुएशन में भी ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद था, तो यहाँ पर भी ए को बी का सबसेट बोला जा सकता था। यानी यहाँ पर इक्वल होगा तो भी हम सबसेट बोल सकते हैं। सबसेट के बारे में थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक लेवल पे सेट में बताया जाता है आपको बता दें। फाई को क्या बोलते हैं, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। empty set is subset of all the sets। empty set को भी हर सेट का सबसेट बोलते हैं। and all sets are subset of itself। ठीक है, कोई भी सेट खुद अपना भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ जैसे ए है, ए खुद अपना सबसेट हो गया ना, देखो यहाँ बी भी तो ए के बराबर ही है, तो यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हो कि 1 2 3 खुद 1 2 3 का सबसेट है, यानी कोई सेट खुद अपना भी सबसेट है। और फाई जो एम्प्टी सेट है, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो भी किसी सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो खैर ये तो सेट की बात हो गई, हम लोग बात मेनली किस पे